सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पोचम क्लासेस। माय नेम इज रुपेश और आज का जो सेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज के सेशन में हम अशोका को कवर करेंगे माइंड मैप और कुछ डायग्राम्स के थ्रू। आप सभी को पता है अशोका मौर्य एम्पायर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूलर है और यहाँ से क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बेसिकली अशोका के इंस्क्रिप्शन के ऊपर में फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अशोका के धम्मा आइडियोलॉजी के ऊपर में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की पर्टिकुलर क्लास में इन सभी सेक्शन को कवर अप करेंगे ताकि क्लास के बाद में यू गाइस विल बी वेरी कंफर्टेबल इन सॉल्विंग ऑल दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर आप पहली बार इस वीडियो पे आए हैं, लेट मी टेल दिस ऑल ऑफ यू, हमने पूरा एक सीरीज बनाया है जिसमें हम माइंड मैप के थ्रू आपकी हिस्ट्री कवर अप कर रहे हैं, जो कि आपको कोर्सेस में सेगमेंट में प्लेलिस्ट में एक्चुअली दिख जाएगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले एक बार ब्रीफ ले लेते हैं कि आखिरकार में क्लास में आज हमारा क्लास का फ्लो क्या होगा। तो देखो, अशोका एम्पायर में सबसे पहले अपने को देखा है कि अर्ली मौर्यन रूलर, तो मैं आपको बताऊंगा अर्ली मौर्यन रूलर फटाफट कवर करते हैं कौन कौन से थे। तो मौर्य डायनेस्टी जब स्टैब्लिश होती है तो सबसे पहले आपको वहां पे चंद्रगुप्त मौर्य दिखाई देंगे। कौन दिखाई देंगे सर? आपको दिखाई देंगे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ये नंबर 1 थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद नंबर 2 में कौन आते हैं सर? यहाँ पे आएंगे बिंदुसार। कौन आते हैं? बिंदुसार। और बिंदुसार के बाद आपको अशोका दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये ना एक बेसिक सीक्वेंस है, इतना एटलीस्ट ध्यान रखना। और आप सभी को मैंने इन टॉपिक्स के बारे में पिछली क्लासेस में पढ़ाया हुआ है। जो पिछली क्लास हुई थी ना मौर्य एम्पायर माइंड मैप के थ्रू, वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य है ये बेसिकली बाद में जैनिज्म को अडॉप्ट कर लेते हैं, बिंदुसार आजीविका को और अशोका बुद्धिज्म को प्रमोट करने लगते हैं। यानी कि मौर्य एम्पायर के टाइम पीरियड में आप देखो एक ही खानदान में 3 लोग हैं, 3 आपको पीढ़ियां दिखाई दे रही हो, तीनों पीढ़ियां अलग अलग धर्मों को फॉलो कर रही है और इसमें से कोई भी ब्राह्मणिकल कल्चर को प्रमोट नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि इस टाइम पीरियड में ब्राह्मणिकल कल्चर का डाउनफॉल हो रहा था। बहुत सारे प्रैक्टिसेस और कस्टम्स ब्राह्मणिकल कल्चर में इमर्ज होते हुए नजर आ रहे थे, इसलिए लोग कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे। और अल्टरनेटिव के रूप में 6th सेंचुरी बीसी में महाजनपद के टाइम पीरियड में बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविका जैसी विचारधारा क्या हो रही, बहुत ज्यादा प्रोपेगेट होते हुए नजर आ रही है। ये आपको यहाँ पे ये लोग भी प्रमोट करते हुए दिखाई देंगे। तो ये कहीं ना कहीं अर्ली लाइन ऑफ रूलर से मौर्य के। अशोका के बारे में बहुत बार पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा रूलर था जिसने अपनी प्रजा के साथ में किस तरीके से कम्युनिकेट किया सर? इंस्क्रिप्शंस के द्वारा, अभिलेखों के द्वारा। मतलब दूर दूर जाकर के पत्थरों पे लिखवा दिया, पिलर्स पे लिखवा दिया, अभिलेख छपवा दिए। उन अभिलेखों के द्वारा कौन कम्युनिकेट करता है सर? दिस इज दी अशोका। अशोका एक ऐसे रूलर थे जो अभिलेख के द्वारा कम्युनिकेट करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो आपको ये इनिशियल लाइन में रूलर्स दिखाई देंगे। फिर अशोका जब पावर में आते हैं तो किस तरीके से चीजें चेंज हो रही है, स्पेशली कलिंगा वॉर। अभी मैं आपको उसी पे लेकर के चलूंगा इसके बाद में, कलिंगा वॉर क्या हो रहा है, राइट। और एक और कमाल की बात, इनके टाइम पीरियड में ना पाटलिपुत्र अपने पिक पे चल रहा है। पाटलिपुत्र यानी कि जो मौर्य डायनेस्टी का कैपिटल है पाटलिपुत्र, उसका पिक चल रहा है। मतलब आप देखो मौर्य डायनेस्टी की स्टार्टिंग में आपको दिखाई देंगे चंद्रगुप्त, फिर बिंदुसार, अशोका आते आते मौर्य डायनेस्टी अपने एकदम हाईएस्ट ग्लोरी को टच कर रहा है। एक बहुत बड़ा साम्राज्य बन चुका है। अफगानिस्तान से लेकर के बंगाल तक पूरा एरिया कहीं ना कहीं मौर्य से कंट्रोल में, और उसका राजधानी क्या है सर? पाटलिपुत्र है। तो आपको टेरिटोरियल एक्सपेंशन भी अपन देखेंगे कैसे अफगानिस्तान से लेकर के बंगाल तक में आपको अशोका के अलग अलग इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं, अभिलेख देखने को मिलते हैं। विल कवर दैट इन द क्लास। इसी टाइम पीरियड में एम्पायर अपने पिक पे चल रहा था, ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत कुछ फ्लरिश करते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, तो एनीवेज गेटिंग स्टार्ट विद द क्लास। सबसे पहले आप देखो कलिंगा वॉर के बारे में। ठीक है, पहले मैं आपको बहुत बेसिक बता दूं, कलिंगा वॉर अशोका के लाइफ में एक सबसे बड़ा वॉर था, एक सबसे बड़ा युद्ध था, जिसके बाद अशोका की पर्सनालिटी में बहुत कुछ चेंज होता हुआ नजर आया। वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली कलिंगा वॉर होता है सर 261 बीसी के आसपास में। और इसी से संबंधित एक क्वेश्चन जो मैं आप सभी से पूछ रहा हूं, फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में एवरी वन ऑफ यू, कि अशोका गद्दी पे कब बैठते हैं? कौन से साल में अशोका को राजा बनाया गया था मौर्य का? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो बेसिकली ये जो वॉर हुआ है कलिंगा का, ये अशोका जो मौर्य एम्पायर के रूलर थे और इनके अगेंस्ट में कलिंगा जो कि आज का प्रेजेंट टाइम उड़ीसा और कहीं ना कहीं नॉर्थ वाला आंध्रा वाला एरिया था, पूरा पूरा कलिंगा एम्पायर था। कलिंगा एम्पायर को कंक्वेस्ट करना मौर्य का एक बहुत पुराना सपना था, मकसद था, जिसको अशोका पूर्ण करते हुए नजर आते। लेकिन होता क्या है सर, इस पर्टिकुलर वॉर में बहुत सारे लोगों की जाने जाती हैं, बहुत सारी महिलाएं विधवा हो जाती हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं और इसके बाद में अशोका को इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट सेटबैक देखने को मिलता है। अशोका इस चीज को रियलाइज करता है कि लाइफ में सिर्फ वॉर जीत करके, है ना, कहीं पीस लेकर के आना इज नॉट द एक्चुअल पीस, है ना। युद्ध जीतना ही सिर्फ अंत नहीं है। अगर आपको सही मायने में लोगों को हराना है और अपने आप को एक्सपेंड करना है तो आप उसको कल्चर के माध्यम से कर सकते हैं, रिलीजन के माध्यम से कर सकते हैं। युद्ध के माध्यम से बस लोगों की जानी जाएंगी, वायलेंस और कुछ नहीं होने वाला। इस चीज को बेसिकली आप देखोगे, इसका आउटकम क्या हुआ था सर? मैसिव डिस्ट्रक्शन, जिसमें कहते हैं कितना, लगभग 1,50,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ऐसा अशोका के रॉक एडिक्ट 13 में पाया गया है। मैं आपको लिस्ट बताऊंगा सारे इंस्क्रिप्शंस का, एडिक्ट्स का, इसलिए बोल रहा हूँ क्लास इंपॉर्टेंट है।
बिकॉज वो सारे इंस्क्रिप्शन और रिडिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फैक्चुअल होता है, ठीक है। लोकेशन का है सर धौली हिल्स के पास में ऑन द बैंक ऑफ रिवर दया, ठीक है, प्रिसाइजली लोकेशन है जहां पे कलिंगा वॉर हुआ था। तो ऐसा कहते हैं कि कलिंगा वॉर वाज द बैटल दैट चेंज अशोका फॉर एवर। क्यों चेंज कर दिया? क्योंकि अशोका लड़ाई छोड़ करके, युद्ध छोड़ करके धम्मा की विचारधारा में बिलीव करने लग गया। ही स्टार्टेड फॉलोइंग द फिलॉसफी ऑफ द धम्मा। तो धम्मा क्या है पहले उसको भी कवर करेंगे, ठीक है। तो अशोका, इससे क्या इंपैक्ट आता है, अशोक कहीं ना कहीं बुद्धिज्म की तरफ में चले जाते हैं। प्लस जो एक बैरी घोषा है, यानी कि जो वॉर ड्रम्स होता है, यानी कि किसी को भी हराना है तो युद्ध करके हराओ, वो वाली फिलोसफी अशोका की चेंज हो जाती है। अब अशोक धम्म घोष को फॉलो करते हैं, मतलब पीसफुल कन्क्वेस्ट। बहुत लोग एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, बहुत लोग कहते हैं कि अशोका कलिंगा के वॉर के बाद में पैसिफिस्ट हो गया, उसने कभी किसी से युद्ध नहीं लड़ा, पैसिफिस्ट नहीं हुआ था। ऐसा नहीं है कि अशोका ने कलिंगा का वॉर के बाद में उसको ऐसा फील हुआ तो उसने अपनी आर्मी को डिसबैंड कर दिया। अशोका ने अपनी आर्मी कभी भी डिसबैंड नहीं किया था। इनफैक्ट अशोका के पास में पूरी आर्मी थी। तो चेंज क्या आता है? चेंज ये आता है कि अशोका सीधे पहले अटैक नहीं करेगा। सामने वाले इंपायर पर अगर कंक्वेस्ट करना है तो आप वॉर के द्वारा करने से अच्छा है कि आप अपने कल्चर के द्वारा करो। अशोका ने बुद्धिज्म को कितना प्रमोट किया, श्रीलंका तक प्रमोट किया, उनकी बेटियां, राइट, जो महेंद्र थे और जो उनकी बेटी थी, राइट, शी ऑल्सो, लाइक, इन्होंने बहुत दूर तक बुद्धिज्म को प्रमोट किया। तो ये भी तो कहीं ना कहीं तरीके से कंक्वेस्ट है, एक जीत है। तो बेसिकली अशोका की जो फिलॉसफी थी वो वॉर ड्रम से पीसफुल कंक्वेस्ट की तरफ में शिफ्ट हो गई थी। तो अगर क्वेश्चन आ गया सर धम्म घोषा क्या होता है, प्लीज कंफ्यूज नहीं होंगे। धम्म घोषा मतलब पीसफुल कंक्वेस्ट, उधर तरफ में फिलॉसफी शिफ्ट होते हुए नजर आता है। सो ही शिफ्टेड फोकस फ्रॉम टेरिटोरियल एक्सपेंशन टू कल्चरल एंड मोरल कंक्वेस्ट। अब बस टेरिटोरियल एक्सपेंशन तक ही बात नहीं है, कल्चरल मोरल कंक्वेस्ट तक चीजें जाते हुए नजर आ रही है। तो अगर आप अशोका धम्मा की बात करो, है ना, इफ यू टॉक अबाउट प्रिसाइजली अशोका धम्मा, धम्मा मतलब क्या होता है पहले आप समझ जाओ सर, दिस इज द मोरल कोड। जैसे कहते हैं ना कि आपको एल्डर्स की बात माननी चाहिए, ये सब धम्मा की फिलॉसफी का पार्ट है। अशोका अपने आप को कहीं ना कहीं, मतलब राजा को एक पिता के समान दिखाता है और बोलता है कि जो प्रजा है वो उनके पुत्र के जैसी है। मतलब ये कहीं ना कहीं मोरल कोड में हमें अपने काम को ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि उस टाइम पे, जैसे आज के टाइम पीरियड में कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या उस टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन था? नहीं, उस टाइम पे धर्मशास्त्र था, एक तरीके से संविधान था, लोग धर्म के हिसाब से चल रहे थे। तो उसी से रिलेटेड कहीं ना कहीं यहाँ पे धम्मा दिखाई देगा। सो ये जो धम्मा, ये कोई धर्म नहीं है, प्लीज मेक श्योर दैट इट्स नॉट अ रिलीजन, और ना ही ये धम्मा कोई बुद्धिज्म की विचारधारा है। कहीं ना कहीं अशोका की खुद की पर्सनल फिलॉसफी थी जो मोरल कंक्वेस्ट की बात करती थी, उसको अपन धम्मा कहते हैं। तो धम्मा किस चीज पे बेस्ड है? तो इट इज नॉट ए रिलीजन बट अ कोड ऑफ एथिकल कंडक्ट। रिलीजन नहीं है, एक एथिकल कंडक्ट है जिससे लोग हार्मनी के साथ रह सके, शांति पूर्वक से, अलग अलग सेक्ट, अलग अलग विचारधारा को मानने वाले लोग एक साथ रह सके, पहली बात। नेक्स्ट आपको क्या पता चलेगा? ऑब्जेक्टिव है सर कि सोसाइटी में हार्मनी हो, नॉन वायलेंस हो, लोगों के अंदर में टॉलरेंस वाली विचारधारा है। आज देखो बहुत ज्यादा लोगों के अंदर में, बहुत कुछ लोगों के अंदर भी इनटॉलरेंट है ना, दूसरे धर्म को लेकर के वो बहुत ही स्ट्रांगली रिबेल कर दे रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए, है ना। देयर शुड बी टॉलरेंस। जैसे आपका रिलीजन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्यारा है, सामने वाला का भी है, तो उसको वो स्पेस देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस आप ही अपना सेलिब्रेट करो, सामने वाला कुछ करने आए तो उसको मना कर दो, चाहे वो माइनॉरिटी हो या मेजोरिटी हो, कुछ भी हो। तो टॉलरेंस वाली चीजों को भी यहाँ पे समझाते हुए नजर आते हैं, है ना। और धम्मा की आवश्यकता क्यों थी? क्योंकि बहुत सारे रिलीजियस बिलीफ है ना, कोई ब्राह्मणिकल मार रहा है, कोई बुद्धिज्म को मान रहा है, कोई जैनिज्म को मान रहा है, कोई आजीविका को मान रहा है, अलग अलग धर्मों को अलग अलग लोग फॉलो कर रहे हैं, मान रहे हैं, तो इसलिए उसके डिमांड्स में अलग अलग तरीके से आते हुए नजर आते हैं, राइट। सो दैट इज हाउ देयर इज अ नीड ऑफ धम्मा। धम्मा की नीड यहाँ पे होती हुई दिखाई देगी। तो ये है सर कहीं ना कहीं धम्मा की विचारधारा, जो राइट व्यू, राइट इंटेंशन, स्पीच, एक्शन, लाइवहुड, एफर्ट, कंसंट्रेशन एंड माइंडफुलनेस, इन सभी पे बेस्ड है। और ये जो धम्मा की विचारधारा कहीं ना कहीं बुद्धा की विचारधारा से काफी क्लोज, बहुत ही इंस्पायर्ड आपको दिखाई देते हुए नजर आएगी, ठीक है। तो धम्मा क्या है मैं आपको बता चुका हूं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। और धम्मा को प्रमोट कैसे किया गया, अब यहां से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, फैक्चुअल क्वेश्चन। देखो, धम्मा को अशोका ने प्रमोट किया है इंस्क्रिप्शंस के द्वारा। किसके द्वारा? इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस मतलब क्या होता है सर? अभिलेख। पहले समझ जाओ इंस्क्रिप्शन होता क्या। तो आपने कोई भी हार्ड सरफेस पे कुछ मैसेज को छपवा दिया, दैट्स कॉल्ड द इंस्क्रिप्शन। फॉर एग्जांपल एक पिलर है, मैंने उस पिलर पे एक संदेश छपवा दिया, इंस्क्रिप्शन हो गया। कोई बहुत बड़ा सा चट्टान है, मैंने उस पे इंस्क्रिप्शन, मतलब उस पे मैसेज छपवा दिया, उसको अपन इंस्क्रिप्शन बोलेंगे। तो जो हार्ड सरफेस पे चीजों को लिखा जाता है ना, वो उसकी बहुत लंबे समय तक उम्र होती है, बहुत लंबे समय तक एग्जिस्ट करता है, चाहे पिलर हो, स्टोन हो, कुछ भी हो, राइट। दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड द इंस्क्रिप्शन, है ना। और जो सॉफ्ट सरफेस पे रखते हैं उसको इंस्क्रिप्शन अपन नहीं कहेंगे, राइट। अगर आप पेज पे लिख रहे हो, कहीं पेपर पे लिख रहे हो, उसको अपन मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, हाथ से लिखा गया। इंस्क्रिप्शन मतलब जो हार्ड सरफेसेस पे लिखा गया। तो अशोका का जो इंस्क्रिप्शन था वो प्राकृत में, ग्रीक में, अरमेइक में, बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस में दिखाई दे रहा है, बहुत अलग अलग स्क्रिप्ट में दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफिकल कवरेज देखो, अफगानिस्तान कहाँ है, बंगाल का, ये पूरा एरिया कहीं ना कहीं मौर्यास के अंदर में। तो इंस्क्रिप्शन को वहां के रिलीजन, मतलब वहां के रहने वाले लोगों के
संदर्भ में रखा गया है ताकि वहां के लोग बेसिकली राजा के संदेश को समझ पाए। तो कहीं पे आपको अरमिक भी दिखाई देगा, कहीं प्राकृत भी दिखाई देगा, कहीं पे ग्रीक भी दिखाई देगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलो तो कुछ मेन पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। बेसिकली आपके सामने क्वेश्चन में आते हैं हमेशा एडिक्ट्स के ऊपर में, है ना, कि जो अशोका ने संदेश छपवाए थे, पिलर एडिक्ट्स और जो भी अलग अलग एडिक्ट्स है, किसमें क्या पाया जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट से एडिक्ट्स को ध्यान रखना। जो 7वां एडिक्ट है, द 7th एडिक्ट, 7th आपको पता है ना, 7 इज द लकी नंबर, एक अच्छा नंबर होता है 7। तो जो 7th एडिक्ट है, इसमें बेसिकली बोला गया है क्या, अपील फॉर सेक्ट टॉलरेंस, मतलब जितने भी अलग अलग सेक्ट के लोग हैं वो टॉलरेंट रहे, मतलब हर सेक्ट को, हर धर्म को अपन स्पेस देते हुए नजर आए। प्लस जो 13वां है, 13th वन, राइट, एक सेकेंड, कौन सा सर, 13th वन, इसके नीचे होगा शायद 13th, यस 13th वन जो है, यस देयर इज 13th, ये 12 है ना, इसके यहाँ पे 13th है। ठीक है, तो दब गया। 13th भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कलिंगा वॉर का जिक्र किया गया। किसके बारे में जिक्र किया गया सर, कलिंगा वॉर इज मेंशन्ड इन 13th एडिक्ट, राइट। तो याद रखना, क्वेश्चन आता है कलिंगा वॉर किसमें है, रिलीजियस टॉलरेंस किसमें, ये सारे एडिक्ट्स इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि धम्मा महामंत्रा को अपॉइंट किया गया था, कौन से एडिक्ट में है, तो आप सभी को दिख रहा है सर, धम्मा महामंत्रा कौन से एडिक्ट में। धम्मा महामंत्रा कौन है, अशोका ने एक अधिकारी को अपॉइंट किया था जिसका काम था पूरी दुनिया में धम्मा की विचारधारा को प्रमोट करना। ही वाज कॉल्ड एज द धम्मा महामंत्रा। और ये कौन सा एडिक्ट में मेंशन है सर, ही इज मेंशन इन एडिक्ट 5। मैं आपको इंपॉर्टेंट सा बता रहा हूं, सारे नहीं बता रहा। तो 5 इंपॉर्टेंट है, 7 इंपॉर्टेंट है, 13th इंपॉर्टेंट है, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है सर, हाँ एक ये 4 इंपॉर्टेंट है कि अशोका ने किसमें नॉन वायलेंस को प्रमोट किया हुआ है, तो 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अच्छा 1 भी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि अशोका ने आप बोला हुआ है कि एनिमल सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए, है ना, फेस्टिवल के नाम पे कोई भी स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा रिलीजियस कस्टम और ट्रेडिशन प्रैक्टिसेस में जानवरों की बलि चढ़ाने का एक प्रक्रिया और एक प्रथा स्टार्ट हो गया था, उसको भी यहाँ पे अशोका अपोज करता हुआ नजर आ रहा है। तो इसमें ना जो आपको इंपॉर्टेंट कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 और नीचे वाला 5, ये 5 एडिक्ट एटलीस्ट याद रखना। ये 5 ऐसे एडिक्ट्स है जहां पे क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है कि ये वाले एडिक्ट मतलब ये वाला संदेश किस एडिक्ट में मेंशन्ड है, कलिंगा वॉर किस में मेंशन्ड है, रिलीजियस टॉलरेंस किस में मेंशन्ड है, तो पता होना चाहिए कलिंगा वॉर 13th में, रिलीजियस टॉलरेंस 7 में, राइट। इस तरीके से धम्मा महामंत्रा किस में मेंशन्ड है ना, कभी भी आप स्लॉटरिंग नहीं करोगे जानवर का, किस में मेंशन्ड है। तो ये थोड़े से बेसिक है 5, आपको इसको एट एनी कॉस्ट ध्यान में रखना है। दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, राइट, दे आर द एडिक्ट्स, ये सब के सब अशोका के एडिक्ट्स थे। अच्छा एडिक्ट्स भी अलग अलग तरीके के हैं, कोई आपको रॉक पे दिखाई देगा, कोई आपको पिलर पे दिखाई देगा, और आपको 2 शब्द दिखाई देंगे, एक जगह माइनर और एक जगह मेजर। अब इस चीज को समझो, माइनर रॉक एडिक्ट मतलब जो छोटे छोटे चट्टान है उस पर लिखवाया गया, मेजर रॉक एडिक्ट मतलब जो बहुत बड़े चट्टान होते थे उन पे संदेश छपवाया गया। माइनर पिलर एडिक्ट छोटे पिलर्स, मेजर पिलर एडिक्ट बड़े पिलर, सिंपल इज दैट। तो आपको मेजर वालों को ध्यान में ज्यादा रखना, माइनर वाले वैसे भी बहुत ज्यादा है संख्या में, उतना तो याद भी नहीं हो सकता, बट मेजर वाले में भी सिलेक्टिव थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना जो मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। तो अब देखो यहाँ पे क्या दिखाई देगा, अर्लीस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शन, फॉर एग्जांपल मस्की, ब्रह्मगिरी, नित्तूर, ये सब पुराने इंस्क्रिप्शन है। और मैं आपको बताता हूं इनके ऊपर लोकेशन पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसे यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था 2021 या 22 में कि धौली कौन से स्टेट में, अब इस तरीके से क्वेश्चन पूछ देते हैं, राइट, मैपिंग से क्वेश्चन आता है, राइट। तो थोड़ा सा ना इन इंस्क्रिप्शंस के मैप करके याद रखना कौन सा स्टेट आपको कहां मोटा मोटी दिख रहा है, राइट। जैसे जोगाड़ा ये कौन सा स्टेट है, अमरावती कौन सा स्टेट है। सो दीज आर सम वेरी बेसिक स्टेट्स जिसको मैंने यहाँ पे लोकेट कर दिया हुआ है। बाकी ये पीपीटी आपको परचम क्लासेस के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, पीपीटी बैंक करके वहां पे एक सेक्शन है, वहां पे आपको सारी पीपीटीज मिलती है, वहां पे आप इसको डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। देखो कांधार एडिक्ट, कांधार कहाँ पे, ये देखो कांधार कहाँ पे, आपको अफगानिस्तान के पास दिखाई देगा कांधार, उस जगह पे भी इंस्क्रिप्शन, बिकॉज ये पूरा एरिया कहीं ना कहीं अशोका के अंदर में, राइट। वो साउथ इंडिया में देखो अमरावती यहाँ तक आ चुके हैं, और बंगाल में सिर्फ ये बंगाल नहीं, बांग्लादेश वाला एरिया भी इनके अंडर में, क्योंकि उस टाइम तो बांग्लादेश क्या ही था, आप सभी को पता है, इंडिया का पार्ट था, ठीक है। और कमाल का बात क्या है सर, एक भबरू एडिक्ट है, एक ऐसा एडिक्ट है जिसमें आपको बॉस्ट्रोफेडन स्क्रिप्ट दिखाई देगा। बॉस्ट्रोफेडन का मतलब पता है क्या होता है, बॉस्ट्रोफेडन का मतलब होता है कि सर आपने राइट से लेफ्ट लिखा, फिर लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, ये जो राइटिंग पैटर्न है ना, इसको अपन बोलते हैं बॉस्ट्रोफेडन। आप कॉन्टिन्यूसली जिगजैग पैटर्न पे लिख रहे हो, तो इस तरीके से इस पैटर्न से अगर कोई कुछ लिख रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, बॉस्ट्रोफेडन। वो कहां पे दिखाई देगा आपको, बबरू इंस्क्रिप्शन पे, एडिक्ट में दिखाई देगा। तो इन एडिक्ट्स को याद रखेंगे, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे नित्तर मस्की दिख रहा है ना, दे आर द ओल्ड अर्लीस्ट वन। मेजर पिलर एडिक्ट, अब देखो रॉक एडिक्ट के बाद आपको क्या दिखाई देगा, पिलर एडिक्ट, मतलब पिलर्स पे कौन कौन से मैसेजेस को डाले गए। तो अब इस पे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, वैसे पिलर एडिक्ट्स कम ही आते हैं, रॉक एडिक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आता है, बट फिर भी इसको ध्यान रखना। जो सेकंड वाला है ना, ये कहीं ना कहीं धम्मा को डिफाइन कर रहा है। धम्मा मतलब क्या होता है, जो ट्रुथ हो, जो कंपैशन को दिखाता है, धम्मा, राइट, इसको आपको दिखाता है। प्लस
आपका जो चौथा है ये कहीं ना कहीं राजूकास के बारे में बताता हूं। मैं क्यों बता रहा हूँ राजूकास एंड धम्मा महामंता, मैं आपको आगे बताऊंगा। ये सब ऐसे अधिकारी हैं जो अशोका के टाइम पीरियड में अपॉइंट किए गए और इनके अलग अलग काम है। धम्मा महामंता का काम अलग है, रज्जुकास का काम अलग है, देर वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स। तो इन ऑफिशियल्स को अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। जो आपको देखो यहाँ पे दिखाई देगा नंबर 6, ये क्या बोलता है, इट बेसिकली एक्सप्लेन पॉलिसी ऑफ धम्मा, धम्मा की विचारधारा को बेसिकली एक्सप्लेन करते हुए आपको 6 मेजर पिलर एडिक्ट दिखता हुआ नजर आएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से पिलर एडिक्ट्स हैं, इसको हमें ध्यान में रखना है, वी आर सपोज टू मेमोराइज देम, राइट। चलो भैया अब आ जाते हैं अपन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, जहां से क्वेश्चन आता है। तो देखो अशोका को प्रिसाइजली कवर करने का पर्पस क्या है, मौर्य इंपायर का एक सबसे इंपॉर्टेंट सा रूलर है अशोका, जिसपे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अशोका को हम प्रिसाइजली कवर अप कर रहे हैं उसके एडिक्ट्स के द्वारा, राइट। तो प्लीज इसको थोड़ा ध्यान रखना, फैक्चुअल है बट इंपॉर्टेंट है। जो बहुत ही लिटरेचर वाला है, एथिकल है, जैसे धम्मा की विचारधारा है और आपने उसको मोटा मोटी समझ लिया, आपका काम हो चुका है। लेकिन जो पिन पॉइंट है, ऑफिसर का नाम क्या था, एडिक्ट कौन सा कहां पे था, ये फैक्चुअल होगा। 4 में से एक आंसर सही होगा, तो इसको सही तरीके से देखना है। बाकी मैंने मैप भी अटैच कर दिया है, जो भी इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है वहां से मैप से कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। और इनफैक्ट अशोका के ऊपर में क्वेश्चन बहुत बेसिक रूप में ऐसे पूछ सकते हैं कि कौन सा ऐसा राजा है जो लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहा है इंस्क्रिप्शंस के द्वारा, अभिलेखों के द्वारा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बिकॉज अशोका एक ऐसा राजा था इतिहास में जितने उसने इंस्क्रिप्शंस लिखवाए उतने किसी ने इंस्क्रिप्शंस नहीं लिखवाए, और उसने अपने इंस्क्रिप्शंस में धम्मा की विचारधारा को बहुत प्रमोट किया। क्यों? क्योंकि कलिंगा के वॉर के बाद वो युद्ध करना छोड़ चुका था, वो फिजिकल वॉर छोड़ चुका था, वो कल्चरल कन्क्वेस्ट पे बहुत फोकस कर रहा था। धम्म घोषा मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, धम्म घोषा मतलब क्या होता है, कल्चरल कन्क्वेस्ट। आप कल्चर के माध्यम से पूरी दुनिया को जीतो, अपने कल्चर को आप दूर दूर तक पहुंचाओ, दैट इज द फिलॉसफी ऑफ द धम्म घोषा। उस चीज को वहां पे फोकस करता हुआ नजर आ रहा है। Now moving ahead is administrative setup. Administrative setup में पहले आपको किंग दिखाई देगा। किंग कौन है सर? तो he is the head of centralized administration। जो आपका सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन है उसका जो हेड है, he is the king, जिसको आप राजा बोलते हो, राइट। उसके बाद आपको मिनिस्टर्स दिखाई देंगे, है ना। मिनिस्टर्स के बारे में देखो यहाँ पे दे दिया, रॉक एडिक्ट 3 और 4 में मेंशन किया हुआ। कभी कोई पूछ सकता है वो कि मिनिस्टर्स किसमें, राइट। थोड़ा सा ध्यान रखना, फैक्चुअल है। ऑफिसर्स में सबसे पहला है सर प्रदेशिका, डिस्ट्रिक्ट हेड। अब कहते हैं ना कि प्रदेश, अलग अलग प्रदेश है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है ना, अलग अलग एरियाज है। जो प्रदेश का हेड है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रदेशिका, राइट। ग्राम का जो हेड था उसको ग्रामनी बोलते थे, हमने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ कुछ बेसिक ऑफिशियल्स। राज्युका, राज्युका कौन है सर? लैंड रेवेन्यू एंड जुडिशियल फंक्शन, कहीं ना कहीं लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना, राइट। उस लोकल एरिया में जो जुडिशियल से संबंधित इश्यूज है उसको हैंडल करना, दैट इज व्हाट देयर वर्क इज। युक्ता, ही इज द सबऑर्डिनेट ऑफिशियल, सबऑर्डिनेट लेवल पे है ना, बहुत बड़े बड़े मंत्रियों से नीचे और नीचे वाले ऑफिसर से थोड़ा ऊपर, सबऑर्डिनेट लेवल का है। धम्मा महामंता, जिसके बारे में मैंने बताया था कि एडिक्ट्स में भी मेंशन है धम्मा महामंता, ही इज फॉर द मोरल वेलफेयर, धम्मा की विचारधारा को प्रमोट करने के लिए बेसिकली ही इज अपॉइंटेड देयर। फिर आपको दिखाई देंगे कौन, अंत महामंता, फ्रंटियर एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, फ्रंटियर लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले। फिर आपको दिखाई देंगे अध्यक्ष महामंता, मतलब वेलफेयर ऑफ वुमेन। नगर महामंता, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब देख रहे हो किस तरीके से अलग अलग महामंता को अलग अलग काम दिया हुआ है और इनके ऊपर में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सो दैट इज अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ अशोका। रिलीजन एंड सोसाइटी को लेकर के आप सभी को पता है अशोका वाज ऑफ द बिलीफ कि मुझे रिलीजियस टॉलरेंस को प्रमोट करना है, इनटॉलरेंस नहीं प्रमोट करना है। बुद्धिज्म की विचारधारा से बहुत इंस्पायर्ड थे, उन्होंने बुद्धिज्म को फॉलो भी किया हुआ है, राइट। आपको मैं आगे बताऊंगा कि उनके बहुत ही कुछ प्रमुख बनाए हुए स्तूपास भी है, विल आल्सो स्टडी लाइक सांची स्तूपा 3rd सेंचुरी बीसी में बनाया गया, राइट। तो ये रिलीजियस टॉलरेंस को प्रमोट करते हैं, बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज किया हुआ है। फटाफट बताएंगे कमेंट बॉक्स में, अशोका के टाइम पे कौन सा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था? फर्स्ट हुआ था, सेकंड हुआ था, थर्ड हुआ था, बताओ। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसने कराया था? अजातशत्रु। सेकंड किसने कराया था? कालाशोका। थर्ड किसने कराया था? अशोक। और अशोक के टाइम पीरियड में ही जो बुद्धिस्ट काउंसिल को प्रिसाइड कर रहे थे वो कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्सा, राइट, वो याद रखेंगे नाम। और चौथा वाला कनिष्क के टाइम पीरियड में हुआ था, राइट, जहां पे महायान हीनयान टूटा था। तो ये इंपॉर्टेंट से बुद्धिस्ट काउंसिल है, मैंने बुद्धिज्म वाले माइंड मैप वाली क्लास में पूरा बुद्धिस्ट काउंसिल कराया हुआ है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस बुद्धिस्ट काउंसिल को किस रूलर ने पैट्रोनाइज किया और कौन उसको प्रिसाइड कर रहे थे। तो प्रिसाइड जो कर रहे थे उनका नाम भी थोड़ा ध्यान में रखना, थोड़ा लोकेशन भी। तो आपको मुझे बताना है कि अशोका ने जो तीसरे बुद्धिस्ट काउंसिल को प्रिसाइड किया था ये किस जगह पे हुआ है? तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल, है ना, प्रिसाइड नहीं किया था, पैट्रोनाइज दिया था। पैट्रोनाइज किया था वो कौन सी जगह पे किया है, यानी कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल किस जगह पे हुआ है, राइट। क्या वो वैशाली में हुआ, राजगीर में हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ, कुंडलवन में हुआ? कहां पे हुआ? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एवरी वन ऑफ यू, ठीक है। प्लस सर इन्होंने सांची का बरहौत के स्तूपास को बनाया हुआ है। सांची स्तूपा आज भी एग्जिस्ट कर रहा है, बहुत ही प्यारा स्तूप है। 3rd सेंचुरी बीसी के आसपास में बनाया गया। कब बनाया गया? 3rd सेंचुरी बीसी। और कमाल की बात क्या है, सांची एक ऐसा जगह है जहां पे बुद्धा कभी विजिट नहीं किए हैं, फिर भी वहां पे अशोका ने बुद्धा के लिए एक स्तूपा बनाया है।
राइट। इट्स अ प्लेस वेयर बुद्धा नेवर विजिटेड। ऐसा नहीं है कि बुद्धा सांची जा चुके, नहीं गए थे, लेकिन फिर भी वहां पे स्तूप है क्योंकि अशोक ने बनाया था। ऑब्वियसली बात है, बुद्धिज्म को प्रोपोगेट कर रहा था, राइट। तो विजिटेड होली बुद्धिस्ट प्लेसेस, मतलब बुद्धिस्ट से संबंधित जो भी पवित्र स्थान है वहां पे अशोका विजिट करता है। लुम्बिनी, सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर, आप सभी को पता है सर कुशीनगर में क्या हुआ था, तो बुद्धा ने अपने लाइफ को छोड़ दिया था। बुद्धिज्म मैंने आपको पढ़ा था, इसको क्या बोलते हैं, हम इसको महापरिनिर्वाण, है ना, क्या बोलेंगे, महापरिनिर्वाण, ठीक है। श्रावस्ती में उन्होंने कुछ टाइम स्पेंड किया था बुद्धा ने। सारनाथ क्या है सर, ऐसी जगह जहां पे बुद्धा ने सबसे पहले बार अपना sermon दिया था। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं सर धर्म चक्र परिवर्तन। सब कुछ पढ़ाया हुआ है, एवरीथिंग हैज बीन टॉट, फिर भी गलती करोगे इट्स अ क्राइम। क्वेश्चन इसके बाहर जाएगा ही नहीं। क्या पूछ देगा आपसे, अशोका से संबंधित क्वेश्चन पूछ देगा, बुद्धा से रिलेट करके अशोका के स्तूपा से, है ना, जो बनाए गए हैं। तो यहीं पे क्वेश्चन घूमते रहते हैं और यहीं पे हम गलती करते रहते हैं। तो अच्छे से करके जाओ सीरीज को, और जिनको और डिटेल में पढ़ना है एनसीईआरटी बैचेस में मैंने इसको बहुत डिटेल में कराया हुआ है, वहां पे भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। फिर लुम्बिनी, आप सभी को पता है सर बुद्धा का जन्म हुआ लुम्बिनी, द प्लेस फ्रॉम वेयर ही वाज बिलोंगिंग देयर। तो अशोका वहां पे विजिट करते और अशोका ने जाकर के लुम्बिनी के गांव पे जो टैक्स कलेक्शन था उसको माफ कर दिया था, क्योंकि अशोका बुद्धिज्म को मानता था और उसको ऐसा पता था कि बुद्धा का जन्म स्थान है तो मुझे यहाँ के लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, तो उसने लुम्बिनी का टैक्स कलेक्शन ही माफ कर दिया था। सो दैट वाज समथिंग लाइक बेनिफिट फॉर द पीपल आउट देयर, है ना, उनके लिए कुछ अच्छा करके आया था वो, राइट। इसको भी एक इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है। बताओ जरा कमेंट बॉक्स में कौन सा इंस्क्रिप्शन है, क्या वो रुमंदई पिलर इंस्क्रिप्शन है, कौन सा है, बताओ फटाफट। ऑल्सो उसने मिशन को सेंड किया है श्रीलंका में। अब महेंद्र वॉज द सन ऑफ अशोका और संघमित्रा वॉज द डॉटर ऑफ अशोका, है ना कहीं अपने बच्चों को भेज रहे अलग अलग जगहों पे, ताकि क्या है बुद्धिज्म की विचारधारा को प्रमोट किया जा सके। हम क्या कर सके सर, कल्चरल कन्क्वेस्ट कर सके। हम क्या कर सके, ही इज ट्राइंग टू डू दी कल्चरल कन्क्वेस्ट। कल्चरल कन्क्वेस्ट का मतलब क्या होता है, धम्म घोषा। क्या होता है सर, धम्म घोषा। धम्म घोषा इज द कल्चरल कन्क्वेस्ट जो बुद्धा क्या कर रहे थे 261 बीसी कलिंगा वॉर के बाद उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया था। आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर, राइट। फिर आपको पता चलेगा थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होता है 250 बीसी के आसपास में, मोगली पुत्तिश इनके टाइम पीरियड में प्रिसाइड होते हुए नजर आते हैं थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के। सिंबल्स और लेगेसी की अगर हम बात करें तो बहुत ही कमाल की लेगेसी है सर। लॉयन पिलर, लॉयन कैपिटल जो आप सारनाथ में देखते हैं, जिसको आज हमने नेशनल एम्बलम के रूप में अडॉप्ट किया हुआ है, ये वाला ऐसा 3 मुंह वाला शेर जो आपको दिखता है अपना नेशनल एम्बलम है। कहां से हमने लिया हुआ सर, वी हैव टेकन दिस फ्रॉम दी सारनाथ। सारनाथ में जो पिलर बनाया गया था उसमें अशोका ने बेसिकली इस इमेज को रखा था, राइट, वहां से हमने लिया हुआ है। अशोक का जो चक्र है जिसमें 24 स्पूक्स है, राइट, आज के टाइम पीरियड में इंडियन नेशनल फ्लैग में इसको हम यूज करते हैं, और कहीं ना कहीं किस चीज को सिंबलाइज करता है, धर्म को। धर्म कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं अपन लाइफ में, पीसफुल प्रोग्रेस। मैं आपको बताऊंगा 24 स्पूक्स के बारे में क्या क्या सिंबलाइज करता है। तो हमने जो नेशनल फ्लैग में लिया हुआ है उसका भी ओरिजिन कहीं ना कहीं आपको यहीं से दिखाई देगा। अच्छा, अशोका को एक टाइटल दिया था, अशोका अपने लिए एक टाइटल का इस्तेमाल करता था, उसका नाम था देवनाम पिया पियदासी। क्या नाम था सर, देवनाम पिया पियदासी, मतलब बिलव्ड ऑफ गॉड, जो भगवान के प्रिय है। बहुत लोग तो ऐसे कहते हैं कि अशोका दिखने में बहुत अच्छा नहीं था, तो उसने अपने आप को जानबूझ के ऐसे टाइटल्स दिए थे ताकि लोगों को ऐसा लगे कि बहुत ही अच्छा था वो, राइट। मतलब दीज आर द डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। अब हिस्टोरियंस आज तक रिसर्च नहीं कर पाए कि बुद्धा दिखने में अशोका दिखने में कैसा था, बट दिस इज व्हाट दे हैव ड्रॉन एज द इंटरप्रिटेशन फ्रॉम देयर, ठीक है। लेगेसी की बात करें अपन तो आइडियल फॉर मोरल किंगशिप एंड वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट पे ज्यादा फोकस है, मोरल किंगशिप पे अशोका का ज्यादा फोकस है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स है अशोका से संबंधित जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और ये आपको अशोका का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा लॉयन का क्या दिखाई देगा सर, कैपिटल दिखाई देगा, राइट। और ये 24 स्पोक्स जो आपको अशोक चक्र का है, जो आपको इंडियन फ्लैग में दिखता है, 24 फीचर्स को दिखाता है, जैसे लव, करेज, पेशेंस, पीसफुलनेस, काइंडनेस, गुडनेस, जेंटलनेस, फेथफुलनेस, सेल्फ कंट्रोल। अब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पूछेगा इसमें, राइट, बट इसको एक बार रीड करके आगे जा सकते हो कि हाँ इसका ओरिजिनेशन कहीं ना कहीं वहां से, राइट। और इसके साथ में वी आर बेसिकली डन विद द अशोका। तो क्लास में मैंने आपको बेसिकली बस अशोका के बारे में बताया कि अशोका कौन है, कहां से आया, कैसे राजा बना, राइट। और मैंने आपसे कुछ 1-2 बेसिक क्वेश्चन पूछे हैं। एक तो आपको मुझे ये बताना है कि अशोका राजा कब बनता है, कौन से ईयर में बनता है। दूसरा आपको ये बताना है कि अशोका राजा बनने से पहले कौन से एरिया का गवर्नर था। मतलब पहले कुमार होते थे ना, जो राजा के बेटे थे उनको कुमार कहते थे। वो राजा बनने से पहले कुछ एरिया के गवर्नर होते थे, उस एरिया को गवर्न करते थे, बाद में उनको प्रमोट करके राजा बनाया जाता था। तो वो कौन सा एरिया था, ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो आज हमने अशोका कवर अप किया हुआ है। अब जो आने वाली क्लासेस होगी उसमें हम गुप्ता एम्पायर को कवर अप करेंगे, बिकॉज मौर्य ऑलरेडी मैंने आपको माइंड मैप के थ्रू करा दिया है। देन गुप्ता, देन पोस्ट गुप्ता, दैट इज हर्षा। उसके बाद अपनी एंशिएंट खत्म हो जाएगी माइंड मैप की, जो आपको यूट्यूब पे दिख रहा है। इन चीजों को डिटेल में पढ़ना है, डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ना है, तो आप एक बार परचम क्लासेस एप्लीकेशन पे जाकर के कोर्सेज को भी चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पे एनसीईआरटी कोर्सेज में हमने चीजों को बहुत डिटेल फॉर्मेट में कराया हुआ है, ठीक है। So this is for today. Thank you so much everyone. God bless you all. Keep on working hard. See you in tomorrow's class. तब तक all the very best. Thank you.